अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि स्क्रीन आप लोगों के साथ शो हो रही है। हाँ जी, बासमा अनम्यूट करके बताएं, स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस। ओके, ठीक है। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था salient features of early beginning of पाकिस्तान आफ्टर 1947। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करना है कश्मीर वॉर के बारे में। ठीक है, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और सेलिएंट फीचर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था पाकिस्तान का 1956 के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि कश्मीर वॉर जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो कश्मीर वॉर, पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ हैड क्लेम जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान ने भी क्लेम किया था, डिमांडिंग की थी कि उसकी जो ऑनरशिप है कश्मीर की वो पाकिस्तान चाहता था कि पाकिस्तान को दी जाए और इंडिया चाहता था कि इंडिया को दे दी जाए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन कश्मीर वाज मुस्लिम बट द रूलर वाज हिंदू डोगरा। पार्टीशन के टाइम में जो वहाँ की कश्मीर की अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो वो मुसलमान थे। ठीक है, लेकिन वहाँ का जो रूलर था, जो उसको कंट्रोल कर रहा था, वो हिंदू था, हिंदू डोगरा। ठीक है, वहाँ का जो राजा था, जो प्रिंस था, वो हिंदू था। हिंदू राजा wanted the state of Kashmir to be merged into India. Muslim leadership of that time rejected it. Pakistan claim was based on the principle of independence that the Muslim majority area should be part of Pakistan. और उस टाइम में जब पार्टीशन के टाइम में जो कश्मीर था, हिंदू राजा ने कहा कि वो इंडिया के साथ जो है मर्ज कर दिया जाए, लेकिन मुसलमानों ने, मुस्लिम जो लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और उन्होंने ये क्लेम किया, ये डिमांड की कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास किया गया था उसके जो प्रिंसिपल्स थे उसमें ये बात हुई थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वो किसको जाएंगे, मुसलमानों को दे जाएंगे, मतलब पाकिस्तान की तरफ वो आएंगे, और जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं वो किसको दे दी जाएंगे, वो हिंदुओं को दे दी जाएंगे। ठीक है, उसमें इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास हुआ था उसमें ये बात हुई थी, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, तो ये किसको जाना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ का जो राजा था, जो लीडर था, वो हिंदू था, इसलिए उसने कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये किसके पास जाना चाहिए, इंडिया को दे देना चाहिए। इंडिया थॉट इट वाज रूल बाय हिंदू राजा, देयरफॉर इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो रूलर है, जो राजा है यहाँ का, वो हिंदू है, तो बेशक यहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, तो अगर राजा हिंदू है तो हिंदुओं के पास ही ये जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने क्लेम किया कि नहीं, ये पाकिस्तान को मिलना चाहिए, क्योंकि जब पार्टीशन हुई थी, इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, तो उस दौरान ये बात हुई थी कि जहाँ पे जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है वो एरिया उसको दिया जाएगा। ठीक है, हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू ज्वाइन इंडिया। फिर हिंदू रूलर जो था ना, राजा, उसने साइन कर दिया था, एग्रीमेंट साइन किया था। ये एग्रीमेंट साइन किया कि जो कश्मीर है वो किसके पास जाना चाहिए, वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, उसने ये साइन कर दिया। आफ्टर दिस एग्रीमेंट इंडिया लॉन्च इट्स आर्मी इन कश्मीर। और उसने फिर ये एग्रीमेंट जब साइन कर दिया राजा ने, उसके बाद इंडिया ने अपनी जो आर्मी है वो कश्मीर में लॉन्च की। ठीक है, वहां पे उतारी। कश्मीरी मुस्लिम इनिशिएटेड वॉर एंड लिबरेटेड अबाउट वन थर्ड ऑफ कश्मीरी फ्रॉम इंडियन फोर्सेस। और फिर दोनों के दरमियान में एक वॉर जो है स्टार्ट हो गई। कश्मीरी मुसलमान थे, ठीक है, मेजोरिटी वहाँ पे मुस्लिम्स थे, इसलिए वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए, लेकिन उनकी राय को इन्होंने फॉलो नहीं किया। उनकी जो राजा था उसने कहा कि वो हिंदू है तो वो इंडिया के साथ ज्वाइन करेगा। तो वन थर्ड जो कश्मीरी पीपल है, उन्होंने इंडियन फोर्सेस का मुकाबला करके उनसे जो है वो आज़ादी हासिल की।
इंडिया टुक हिज इशू टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इंडिया जो है ये यूनाइटेड काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड काउंसिल के अंदर ये इशू लेके चले गया था, और उसने कहा, ये बेसिकली हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं पीछे फर्स्ट टर्म में, कि यूनाइटेड नेशन यूएन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में ये एस्टेब्लिश की थी। अब ये एस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या था, इसका जो मेन एम था, जो पर्पस था, वो ये था कि प्रोटेक्ट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को हॉरर वॉर से, ठीक है, और पीस कायम करेंगे, ठीक है, अमन कायम करेंगे दुनिया में, इसका ये मकसद था। 193 इसके अंदर कंट्रीज शामिल थी यूएन के अंदर, और इन्होंने कहा था कि जो भी इश्यूज आएंगे, इस तरह के जो मामलात आएंगे, वो कौन हैंडल करेगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने स्टेब्लिश की थी यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, और उसने कहा था कि 193 उसके अंदर अहम जो है वो कंट्रीज उसमें शामिल थे, उन्होंने कहा था कोई भी अगर इस तरह का जो इशू आएगा वो ये हैंडल करेगा। तो अब ये इशू आया था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कश्मीर का, तो फिर इंडिया ने ये इशू कहाँ पे लेके गया, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसने क्लेम किया कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है, उसने ये क्लेम कर दिया, ठीक है। डू यू नो के अंदर है कि कश्मीर जो है वो उसकी खूबसूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी खूबसूरती की वजह से उसको हेवन ऑन अर्थ के नेम से जाना जाता है, ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया जो है यूएन काउंसिल के अंदर वो लेके ये इशू, क्योंकि इंडिया चाहता था कि वो ये रूल करना चाहता था कश्मीर के ऊपर, इसलिए उसने यूएन काउंसिल के अंदर ये बात ले गया। तो पाकिस्तान ने भी वहां पे चैलेंज कर दिया इंडिया को, इंडिया ने जो क्लेम किया, जो डिमांड की कि उसे मिलना चाहिए, तो पाकिस्तान ने भी चैलेंज किया कि ये एरिया पाकिस्तान के अंदर आता है। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की थी रेजोल्यूशन डेट कश्मीर शुड हैव द राइट टू डिसाइड इट्स फ्यूचर, कि उस काउंसिल ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रेजोल्यूशन पास की कि कश्मीर के लोग जो हैं, जो वहाँ के अवाम है, उनको भी राइट है कि वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकें। फिर सिक्योरिटी काउंसिल अगेन पास अ रेजोल्यूशन, उसने पास की थी 1949 में, विच कॉल्ड फॉर अ सीज फायर इन कश्मीर, और कश्मीर के अंदर सीज फायर का उसने ऐलान कर दिया। सीज फायर बेसिकली पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है, कि वार को स्टॉप कर दिया गया था, ठीक है, मतलब कि जो लड़ाई है वो रोक दी गई थी, दोनों का इत्तेफाक हो गया था। उसने कहा कि सीज फायर उसने स्टार्ट कर दी, एंड एक्नॉलेज दैट द फ्यूचर ऑफ कश्मीर वुड बी डिसाइडेड बाय द विल ऑफ कश्मीरी पीपल, और उसने कहा कि कश्मीर का फ्यूचर उधर के लोग, उधर की जो अवाम है, जो कश्मीरी पीपल है, वो खुद डिसाइड करेंगे। A plebiscite would be held under the supervision of United Nations for this purpose. प्लेबिसाइट जो ये बेसिकली जिसके ये बेसिकली वो चीज होती है जिसमें जो है वो लोगों की, उन्होंने कहा कि रिफरेंडम किया जाएगा, वहां के लोगों की राय ली जाएगी, उनसे वोट लिए जाएंगे, ठीक है, सुपरविजन में किसकी, यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन ने ये फैसला किया कि अब वो क्या करेगा, वो एक उनकी अपनी सुपरविजन में वहां के जो कश्मीरी लोग हैं उनसे वोट लिए जाएंगे कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ एक्सेप्ट द रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की, ये रेजोल्यूशन दोनों ने एक्सेप्ट कर ली थी, पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट की और इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर ली। इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन वॉर इन कश्मीर एंडेड एट द स्टिपुलेटेड टाइम, और उस टाइम में वो जो डिमांडिंग टाइम था, जो डिमांड किया गया जिसमें सीज फायर हुई थी, उस डिमांडिंग टाइम में वॉर जो है वो स्टॉप हो गई थी दोनों के दरमियान में, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। यूनाइटेड नेशन हैड अपॉइंटेड ऑब्जर्वर टू मॉनिटर द सीज फायर, और उसने अपना एक ऑब्जर्वर जो है वो भेजा कि जो सीज फायर दोनों के दरमियान में जो जंग बंदी है वो कर दी गई है, मतलब अब जंग जो है वो नहीं होगी, उसको बंद कर दिया गया कुछ अरसे के लिए, वो मॉनिटर करने के लिए अब यूनाइटेड नेशन ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा कि वो उसको ऑब्जर्व करे प्रॉपर, ठीक है। इंडिया रिफ्यूजल टू होल्ड प्लेबिसाइट इन कश्मीर, अब ये बेसिकली मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लेबिसाइट जो है वो वोट उनका लिया जाएगा कश्मीरी लोगों से। तो इंडिया ने क्या कहा, उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा कि इंडिया ने कहा कि वो कश्मीरी जो अवाम है उनसे वोट कास्ट नहीं करेंगे, उनसे उनकी राय नहीं लेंगे। After the initial success of arranging a ceasefire in Kashmir, it was expected that the UN would hold a plebiscite in Kashmir under its supervision, but the United Nations could not hold plebiscite due to refusal of India. इंडिया के रिफ्यूजल होने की वजह से भी, अब पहले तो उसने ये यूएन ने जब रेजोल्यूशन पास की, यूनाइटेड नेशन ने, उसने ये कहा कि वो इंडिया के अंदर जो है वो वोट कास्ट करेंगे, लोगों सॉरी कश्मीरी पीपल जो है उनका वोट कास्ट करेंगे, और उन
का जो इशू है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जब इंडिया ने जो है उसको रिफ्यूज कर दिया कि कश्मीर की राय नहीं ली जाएगी, और उसने जब ये कहा कि उसका और एग्रीमेंट हो गया है उसका इंडू डोगरा के साथ, वहां का जो राजा है, तो फिर उसके रिफ्यूजल की वजह से ये मसला वहीं का वहीं रह गया, ठीक है। फिर यूएन नेशन जो है उसने इसको फर्दर उसके वोट कास्ट नहीं किए। अराइवल ऑफ यूएन एनवॉय इन सब कॉन्टिनेंट। अब जो एनवॉय बेसिकली डेलीगेट्स होते हैं, सफीर, मतलब वहाँ के जो यूएन काउंसिल है ना उसके कुछ मेंबर्स जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए। The UN Security Council made several attempts to hold a referendum in Kashmir as a promise। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कश्मीरी अवाम के कि वो रिफरेंडम करेंगे, वो उनसे वोट कास्ट करेंगे, उन्होंने कहा कि वो उसको वो उस प्रॉमिस जो उन्होंने किया था वो उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। In 1957 यूनाइटेड नेशन सेंट अ रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिव्यू द कश्मीर इशू के ऊपर। फिर उन्होंने अपने जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग 57 के अंदर उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, जो कि रिव्यू करेगा कि क्या कश्मीर इशू बेसिकली है क्या है, ठीक है। उस इशू को जो है वो देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए वो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान गेव फुल कॉर्पोरेशन टू द एनवाय बट द इंडिया रिफ्यूज टू कॉर्पोरेट इट। पाकिस्तान ने फुली कॉर्पोरेट किया था उसके साथ, वो जो सफीर आया था, जो वहाँ का डेलीगेट आया था, रिप्रेजेंटेटिव आया था, लेकिन इंडिया ने उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं किया। इवन टुडे इंडिया इज नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और अभी तक इंडिया जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा उस रेजोल्यूशन को जो सिक्योरिटी काउंसिल ने पेश की। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इंडिया को ये बात पता है कि वहाँ के जो लोग हैं अगर उनसे वोट लिया जाए तो वो किसके साथ जाएंगे, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे, उनके साथ शामिल होना चाहेंगे। इस वजह से अभी तक अगर हम देखा जाए तो इंडिया ने अभी तक इस रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। द अनसेटल्ड कश्मीर इशू पेंडिंग सिंस लॉन्ग अ फ्लैश पॉइंट इन रीजनल एंड वर्ल्ड पीस, अ सॉल्यूशन टू दिस इशू इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। और इस वजह से जो है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पा रहे, ठीक है। एक फ्लैश पॉइंट है, ये एक कन्फ्लिक्ट जोन है जो कि वर्ल्ड पीस को और उसके अलावा रीजनली भी दोनों रीजन के अंदर इंडिया पाकिस्तान और उसके अलावा बाकी सारी जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान में भी ये जो है वो पीस नहीं कायम हो पा रहा, सिर्फ ये इशू की वजह से, ठीक है। तो ये अभी तक सोल्व नहीं हो चुका। पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अभी कुछ जो पैसे हैं 750 जो टोटल जब उनकी हुई थी इंडिपेंडेंस, उनको अलग अलग स्टेट मिली थी, तो टोटल 750 मिलियन रुपीज उनको पाकिस्तान को मिलने थे, लेकिन 200 मिलियन से दिए गए थे, बाकी भी अभी तक वहीं पे हमारे हैं, इंडिया के पास ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही है कि अभी तक ये जो कश्मीर इशू है इसको सॉल्व नहीं किया गया, ठीक है। ये अभी तक पेंडिंग ही है और इस वजह से 3 जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं और इस वजह से पाकिस्तान टीचर हाथ भी अच्छे नहीं हुए। हाँ जी, पूछे क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है? टीचर ये एक दफा ये प्लेबिसाइड जो आप बता रही थी वो बता दें कि वो क्या है। ये बेसिकली क्या होता है, वोट बाय अ पीपल ऑफ एन एंटायर कंट्री टू डिसाइड सम इश्यूज। जो भी इश्यूज आते हैं ना उसके ऊपर जो वोट लिए जाते हैं लोगों से, ठीक है। एक बेसिकली रेफरेंडम ही होता है ये चीज होती है ठीक है। जिसमें वोट लिए जाते हैं अगले जो भी किसी एरिया के अंदर इश्यूज जो आ रहे हैं ना उस उधर के हम्म। लोगों से वोट कास्ट करने को कहते हैं, ठीक है। कि वो क्या चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कश्मीरी पीपल जो थे, कश्मीरी जो अवाम थी, उनसे वोट कास्ट लेने की बात हो रही है, ठीक है। कि वो क्या चाहते हैं उनको उनके फ्यूचर के लिए। और ये किसने सोचा था? ये यूएन काउंसिल ने सोचा था। क्यों? क्योंकि उसने ये मुआहिदा हुआ था, यूएन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुई थी और उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत उसने कहा था कि नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको हॉरर वॉर से महफूज करने के लिए और अमन कायम करने के लिए दुनिया में ये काउंसिल, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो अब ये जब उसके पास ये लेके गए हैं इंडिया, जब उसके पास इंडिया ने क्लेम किया है यूएन काउंसिल के अंदर, जब ये बात लेके गए तो वहां पे फिर उन्होंने रेजोल्यूशन पास की और उस रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने कहा कि वो कश्मीरी पीपल जो है उनसे वोट लिया जाएगा, ठीक है। तभी उनको पता चलेगा ना, कि वोट लेंगे तभी उनको पता चलेगा कि कश्मीरी जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। लेकिन इंडिया इसके खिलाफ था क्योंकि इंडिया को पता था कि उसने किसके साथ इल्हाक किया है, उसने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, वहां के राजा के साथ। जबकि वहां के लोग नहीं चाहते, वहां के लोग नहीं चाहते थे कि वो इंडिया के साथ शामिल हो, लेकिन सिर्फ राजा के साइन
करने की वजह से उनको उनके साथ होना पड़ा इंडिया के साथ, ठीक है। वशमा समझ आ गई है? यस। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। हाँ जी, अफशा, रायना, सबीका तारिक, सबीका अहमद, किसी का कोई क्वेश्चन? यस टीचर। नो टीचर, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सबको। ठीक है, अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं भी समझ आता तो ये मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड करती हूँ, वहां से देख लीजिएगा। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई। टीचर आज आपने कोई काम देने? हाँ जी, मैं दूंगी, लास्ट में होमवर्क दे दूंगी, आप लोग को व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देती होती हूँ मैं। अभी आप इधर फोकस करें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑन मार्च 12 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान adopted a resolution में moved by लियाकत अली खान एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इट वाज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो है वो 12 मार्च 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसने रेजोल्यूशन पास की थी जिसको लियाकत अली खान ने पेश किया था रेजोल्यूशन को, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि इट प्रोक्लेम्ड दैट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विल बी बेस्ड ऑन पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड डेमोक्रेटिक फेथ ऑफ इस्लाम। अब उन्होंने कहा कि ये उन्होंने ऐलान किया कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो पाकिस्तान का आइन जो बनाया जाएगा, वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को देख के, पाकिस्तान के जो नजरियात हैं, जो डेमोक्रेटिक फेथ है, जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कुरान में, और जो सुन्ना है उसके अकॉर्डिंग जो भी बेसिक राइट्स हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। उनको देख के, उनको मद्देनजर रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा पाकिस्तान का, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान एक जो है वो आ, मेरी आवाज आ रही है आप लोग के साथ? यस। अच्छा, इंटरनेट। यस आ रही है टीचर। ठीक है, मुझे इंटरनेट के इशू यहाँ पे शो हो रहा था, ओके ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाएगा वो पाकिस्तान को देख के, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो यहाँ पे वही आइडियोलॉजी को फॉलो करवाया जाएगा जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब ये जो रेजोल्यूशन पास की गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, अब इसके रेजोल्यूशन के प्रिंसिपल क्या थे, ठीक है, या सेलिएंट फीचर्स क्या थे इसके। तो इसमें सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सोवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी अलोंग who delegate it to the state of Pakistan and would be the exercise within the limited prescribed by the Holy Quran and Sunnah। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक स्टेट, और यहाँ पे अल्लाह ताला की हाकमियत, जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर और जो सुन्ना के अंदर जो बातें बताई हैं उसी को एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ के लोग उसी को फॉलो करेंगे जो अल्लाह ताला ने कुरान में जो बातें बताई हैं, या जो सुन्ना के मुताबिक है, जो सुन्नत के मुताबिक जो बातें हैं उसी को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले ये प्रिंसिपल था इसका। फिर सेकंड जो प्रिंसिपल था वो ये था, द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू आउट द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। यहाँ के लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज कर सकेंगे, ठीक है, वोट कास्ट करेंगे और खुद अपना लीडर चूज करेंगे, और सारी पावर और अथॉरिटी जो उसको दी जाएगी उस रिप्रेजेंटेटिव को, उसको खुद वो चूज करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एज unicated by Islam shall be fully observed। अब उसने कहा कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी हुकूमत वो हुकूमत होती है जिसमें जो लोग हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं, अपन वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फ्रीडम दिया जाएगा हर एक को, इक्वालिटी, हर एक के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा, जस्टिस किया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा, लोगों के साथ नरमी से रहा जाएगा। जो भी बातें इस्लाम के अकॉर्डिंग है वो सारी यहाँ पे उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करवाया जाएगा, ठीक है। Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective sphere in accordance with the teaching of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah।
और मुसलमान भी उसी को फॉलो करेंगे। अपनी जो जिंदगी है, मुसलमान जो अपनी जिंदगी जो गुजारेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग गुजारेंगे अपनी लाइफ, इस्लाम के असूलों के मुताबिक। जो इस्लामी असूल हैं, जो कुरान के अंदर असूल बयान किए हैं, या जो सुन्ना के अंदर जो असूल बयान किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, वहाँ के जो लोग, कहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, वो उसी को फॉलो करेंगे, अपनी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारेंगे। Adequate provision shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their culture। उन्होंने कहा कि जो राइट्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोफेस किया जाएगा। ठीक है, उनको जो है वो प्रैक्टिस करवाया जाएगा रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे, माइनॉरिटीज़ को भी। ठीक है, फ्रीली राइट्स होंगे, उनको भी डिक्लेयर कर दिया कि उनके भी जो राइट्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, उनको रिलीजियस राइट्स, उनके जो कल्चर के अंदर जो राइट्स हैं, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो राइट्स उनको दिए जाएंगे माइनॉरिटीज को। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल जो ऐसे लोग जो कि मुस्लिम्स नहीं है, वो किसी और रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, वो माइनॉरिटीज में शामिल होंगे, तो उनको हक है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उनको आज़ादी होगी इस चीज़ की, पाकिस्तान में अगर वो रह रहे हैं तो। पाकिस्तान शेल बी अ फेडरेशन, यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है। मतलब कि सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जो कि लोकल अफेयर्स को मैनेज करेगी प्रोविंशियल, और सेंट्रल जो पूरी नेशन के अंदर जो भी अफेयर्स है, ठीक है, उसको देखेगी, जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस सिस्टम को देखेगी। ठीक है, और जो प्रोविंशियल है वो किसको देखेगी, वो लोकल अफेयर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ के अफेयर, ट्रांसपोर्टेशन के जो भी मामलात हैं उसको मैनेज करेगी। ठीक है, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर है सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों आ जाती हैं। ठीक है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होगी वो फेडरल होगी। फंडामेंटल राइट शैल बी ग्रांटेड टू इट्स सिटीजन, और जहाँ यहाँ के जो लोग होंगे उनको उनके बेसिक राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, उनको उनके राइट्स कौन से, उनको उनकी एजुकेशन के राइट, उनको उनके कल्चर के, उनके रिलीजन के राइट्स, उनको आज़ादी होगी हर लिहाज से। ठीक है, हर किस्म के जो राइट्स हैं उनको बेसिक राइट्स दिए जाएंगे। द जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी जो अदलिया है, जो अदालत के फैसले हैं, जो जजेस हैं, जो भी फैसले अदालत करती है वो अपने फैसलों में इंडिपेंडेंट होगी, उनको आज़ादी होगी। ठीक है, कंक्लूड इसे कैसे किया गया था कि इट कंक्लूडेड दैट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इन फोर्स ऑन मार्च 23, 1956 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशन को कंक्लूड कर दिया गया 1956 को। और फिर 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना, वो इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया गया था, जो जो बातें इसमें बयान की गई उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। इट डिक्लेयर द कंट्री एज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और इसके अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने भी आइन बने हैं उसके अंदर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास की गई थी 1949 के अंदर 12 मार्च को, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हिस्ट्री के अंदर। और जब ये पास की गई तो लियाकत अली खान ने क्या कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन इन द लाइफ ऑफ द कंट्री, नेक्स्ट इन इट्स इंपॉर्टेंस ओनली टू अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। कि उस वक्त में उन्होंने ये कहा कि ये सबसे अहम कदम उठाया है पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, आज़ादी के बाद जो सबसे अच्छा जो कदम उठाया है, या जो पॉइंट उसने लिया है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब व्हाई डिड लियाकत अली खान से अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ये इसमें यही वाला लास्ट वाला पॉइंट आएगा कि उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जो अपने मुल्क के अंदर जो अच्छा कदम उठाया वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। ठीक है, कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। वशमा, अफशा, आसमा, सबीका, मुनीफा, रुमैसा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
टीचर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उन्होंने मतलब कि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने जो कदम उठाए थे इंडिपेंडेंस हम्म। का, मतलब आजादी फ्रीडम लेने के बाद, तो वो मतलब जब उनमें रेजोल्यूशन के बाद जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गई थी तो फिर तो लियाकत अली खान ने मतलब किया था वो। क्या रेजोल्यूशन पास? जी। हाँ जी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए। अब एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे तो इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनना चाहिए ना, कोई ऐसा आइन, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसे कानून होने चाहिए जिसपे पाकिस्तान जो है वो चले आगे फर्दर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने ठीक के है। लिए उन्होंने ये फैसले किए थे। ठीक है। ठीक है। किसी की वीडियो यहाँ पे ऑन नहीं होनी चाहिए, हम तो सबूर आपकी ऑन हो रही है, मैंने अपलोड करनी होती है तो इसलिए लिहाजा यहाँ पे आप लोग अपनी वीडियो ना ऑन करें। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। अब ये क्या था, इसके सेलिएंट फीचर। अच्छा, पीछे आप लोगों का क्वेश्चन ये भी आ सकता है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या द सम सेलिएंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो तब भी आप लोगों ने यही पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, फीचर सेलिएंट फीचर की बात की जाएगी तब भी आप लोगों ने यही बात लिखनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखने हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लाइन मार्क ना करें, मुझे नेम शो होता है आप लोगों का। बरीरा लाइन मार्क नहीं करनी, बासमा आपने भी। सेलिएंट फीचर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब सबसे पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में 234 इसके आर्टिकल्स होंगे, 13 पार्ट्स होंगे और 6 शेड्यूल्स होंगे। ठीक है। फिर preamble preamble होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंक्लूड इन द preamble ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। का जो ये स्टार्ट है, जो बिगनिंग की गई थी, उन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से की जाएगी, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं को फॉलो करवाया जाएगा। क्या थे वो? कि अल्लाह अलमाइटी, सोवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी, एंड एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना, और उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, ये सारी जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंग 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक होगा। ठीक है, इस्लामिक स्टेट है तो या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा पाकिस्तान का वो इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट के नाम से, मतलब पाकिस्तान का जो नाम होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक होगा। ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइडेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक मिनट। Parliamentary form of government, the prime minister was head of the government and all the cabinet member were chosen from the parliament. The member of cabinet were accountable to the parliament collectively. Parliamentary is का मतलब होता है कि जहाँ पे सारे जो है वो फैसले किए जाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर के पाकिस्तान के अंदर जो जो न्यू लॉज आएंगे, जो कानून आएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे, उसके जो फैसले किए जाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर किए जाते हैं। उसका जो प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट का हेड होगा, और जो सारी कैबिनेट है उसको चूज करेगा वो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और जो कैबिनेट होगी वो पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट है जो बनाई जाएगी उसको अकाउंटेबल, मतलब कि उसको जवाबदेह होगी। जो भी वो काम करेंगे, जो कैबिनेट होगी वो सारी कैबिनेट जो है जो फैसले लेगी वो किसको जवाबदेह होगी? पार्लियामेंट को। ठीक है, तो पार्लियामेंट का हेड कौन था? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना होगा उसको जो कैबिनेट होगी। ये पीछे हम कैबिनेट को डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। फिर फेडरलिज्म हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि फेडरल स्टेट है तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मतलब कि सेंट्रल होगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल जो कि हैंडल करेगी जो मेजर इश्यूज होंगे, जो नेशनल इश्यूज होंगे, जैसे फॉरेन अफेयर, डिफेंस सिस्टम। और प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जो कि लोकल अफेयर जैसे एजुकेशन के, हेल्थ के, ट्रांसपोर्टेशन के जो इश्यूज होंगे वो देखेगी।
ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री अंडर 56 कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान वाज नॉट अ नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि ये अब उनको आज़ादी मिल चुकी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर होगा या जो कैबिनेट होगी, जो प्रेसिडेंट होगा या जो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो सारा चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखेगा। जो लॉज हैं जो पास करवाए जा रहे हैं उसको किस तरह से बैलेंस करना है, उसमें मेंटेन किस तरह से बैलेंस करना है, वो सारा उसको जो है वो देखेगी। ठीक है, और कि उसमें कोई ऐसा कोई जो है वो खिलाफ वर्जी तो नहीं उसकी की जा रही, या कोई करप्शन तो नहीं की जा रही, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात की थी कि फंडामेंटल राइट जो बेसिक राइट्स होंगे वो लोगों को दिए जाएंगे। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आल्सो प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स। द सुप्रीम कोर्ट वाज held responsible for the enforcement of fundamental right and could declare any law or order as null and void if was found against fundamental right। और उन्होंने कहा कि जो भी बेसिक राइट्स हैं लोगों के, यहाँ के रहने वाले, उनको दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, ठीक है, कि उनको जो है इम्प्लीमेंट उसे करवाया कि जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी करेंगे, जो नहीं देंगे जो बेसिक राइट्स हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किए थे फंडामेंटल राइट्स। फिर यूनिकैमरलिज्म, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूनिकैमरल थी, मतलब कि एक लेजिस्लेटिव, सिर्फ वन लेजिस्लेटिव हाउस था। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन हाउस विच इज वाज नोन एज नेशनल असेंबली कंप्राइजिंग 300 मेंबर, हाफ फ्रॉम ईच विंग, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान इंक्लूड 10 वीमेंस। अब उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये यूनिकैमरल होगा, मतलब कि एक सिर्फ लेजिस्लेटिव हाउस होगा जो कि नेशनल असेंबली होगी, जहां पे कानून बनाए जाएंगे और वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के वजीर आजम का इंतखाब भी वहीं पे होगा, कवानीन जो होंगे वो भी वहीं पे बनाए जाएंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो भी वहीं पे देखे जाएंगे। और वो क्या होगी, वो यूनिकैमरलिज्म नेशनल असेंबली होगी। ठीक है, नेशनल असेंबली के अंदर ये सारे मामला देखे जाएंगे। और नेशनल असेंबली के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होंगे, 300 मेंबर्स होंगे। और उन 300 मेंबर्स में 10 जो है वो विमेंस होंगी, बाकी सारे जो है वो मेल होंगे। अब ये उन्होंने बताया कि 1947 से लेके 58 तक, आप लोग को एरो शो हो रहा है मेरा, वशमा? यस। अच्छा, ये उन्होंने बताया 1947 से लेके 58 तक कौन कौन से जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चेंज हुए थे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान थे, फिर ख्वाजा निजामुद्दीन थे, फिर मोहम्मद अली बोगरा थे, फिर चौधरी मोहम्मद अली थे। ये सारे चेंज होते रहे, उन्होंने बस नेम उनके मेंशन किए कि कौन कौन से आए थे। ठीक है, 47 जब से पाकिस्तान बना है वहां से लेके 58 तक की बात कर रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के बने थे वो थे। ठीक है, सबसे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर, कौन थे? लियाकत। लियाकत अली खान, ठीक है, लियाकत अली खान। हाँ जी, लियाकत अली खान थे। पूछा जा सकता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे और सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हुसैन ख्वाजा ख्वाजा नजीमुद्दीन। नजीमुद्दीन। निजामुद्दीन। हाँ जी, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इनके नेम देख लेने हैं कि 47 से लेके 58 तक की बात हो रही है, उसके बाद की नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद भी चेंज हुए हैं लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोगों के लेवल तक इतने ही आप लोगों ने करने हैं। फिर इस्लामिक प्रोविजंस, सोवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी, नो लॉ शुड बी मेड अगेंस्ट टीचिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम की, उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट है तो जो बातें जो अल्लाह ताला ने बातें बयान की हैं कि इस्लाम के अंदर होनी चाहिए, जो कुरान के अंदर जो बातें बयान की हैं या जो सुन्नत के अकॉर्डिंग अमल किया जाएगा। ठीक है, जो लॉ बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे वो उनको मद्देनजर रखते हुए ही बनाए जाएंगे इस्लाम को। ठीक है, कि इस्लाम के अंदर जो बातें बयान की गई हैं उसी को फॉलो किया जाएगा। नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो 1956 का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसमें बंगाली और उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज थी। पहले बंगाल जो है वो पाकिस्तान के साथ ही था। ठीक है, फिर 1971 में जो है वो बंगाल पाकिस्तान के साथ जो है वो अलग हो गया था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हो गए थे। ठीक है, सेपरेशन हो गई थी 71 में, पहले एक साथ, तो इसलिए बंगाली और उर्दू नेशनल लैंग्वेज थी 56 के अंदर।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो अदलिया है, जो अदालती फैसले हैं, जो जजेस के फैसले हैं, वो उनको इंडिपेंडेंस होगी, आजादी होगी अपने फैसले करने में। 56 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वेयर द जजेस वर अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, दे कुड बी रिमूव ओनली थ्रू इम्पीचमेंट। अब उसने कहा था कि जजेस जो थे उनको कौन जो है वो हेड, जो स्टेट का हेड है, जो पाकिस्तानी रियासत का जो हेड होगा स्टेट का, वो उनको जो है अपॉइंट करेगा, ठीक है। और उनको वो रिमूव करने का भी, उनको उतारने का, उनको जज की सीट से उतारने का भी जो है ये जो ओहदा उनको दिया जाएगा, उस सीट से उतारने का भी राइट सिर्फ हेड को होगा। और वो तब उसे उतार सकते हैं जबकि इम्पीचमेंट का मतलब होता है या तो कोई उस पर इल्जाम इस तरह के लगे या वो करप्शन वगैरह करे, ठीक है, तो उस सूरत में उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, जज की पोजीशन से। कंक्लूजन इसका क्या निकला था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड बाय इन फोर्स मार्च 2356 के अंदर, इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है, मंजूर हो गया था ये और इम्प्लीमेंट कर दिया गया था इसको। फिर डिक्लेयर इसके अकॉर्डिंग क्या किया था कि पाकिस्तान अ कंट्री लाइक द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से डिक्लेयर्ड हुई। लेटर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फेल, उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ था तो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। फेल होने की वजह इसकी क्या थी, फेलियर की रीजन ये थी कि वीक थी, पॉलिटिकल सिस्टम वीक था काफी, ठीक है। क्यों? क्योंकि नया नया पाकिस्तान बना था, लीडरशिप उनको जो लीडर्स थे उनको सही से गाइडेंस नहीं थी, ठीक है, कि किस तरह से रन करना है। तो पॉलिटिकल वीकनेस थी इसकी वजह से, ठीक है। फिर सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, जो इकोनॉमी थी वो भी बेटर नहीं थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी बेटर होनी थी, न्यू बना था, तो इसलिए सोसाइटी के लिहाज से देखा जाए, ठीक है, और इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिसकी वजह से ये फेल हुआ। और एक फेलियर की रीजन जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जो है सॉल्व नहीं कर सकते थे, ये सारी फेलियर की रीजन थी इसकी, सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल वीकनेस की वजह से ये फेल हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 62 का कॉन्स्टिट्यूशन कि उसमें क्या क्या बातें थी, और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने जो आज डिस्कस किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन 65 का, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और कश्मीर इशू को हमने डिस्कस किया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन? टीचर ये जो फिर हाँ 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये 62 में खत्म हुआ था, तो फिर जो नया फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। हाँ जी, ये खत्म हो गया था ना, इसलिए उसके बाद 62 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और इसके ये फेल हो गया था ना क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल वीकनेसेस की वजह से, फिर उसके अंदर ही उन्होंने थोड़ी मतलब थोड़ी चेंजिंग लेके आए थे इसके अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट जो था वो भी रिटर्न ही था, लेकिन फिर आर्टिकल उन्होंने चेंज कर दिए कुछ, ठीक है, कुछ डिटेल्स ऐड की, कुछ अंदर जो है सिस्टम थोड़ा बहुत चेंज किया, बाकी चीजें यही थी कि फंडामेंटल राइट्स की बात भी थी, नेशनल लैंग्वेज जो है वो भी उन्होंने यही रखी, ठीक है। रिटर्न था वो भी कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही थी, ठीक है। तो एक दो चेंजेस आई थी, थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स आई थी, ठीक है, ज्यादा नहीं आई थी चेंजेस।